हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम शुरू करेंगे अप्रैल का सेकंड वीक। और हमारा सेकंड वीक आज फिनिश हो जाएगा। और इस लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज स्पोर्ट्स का कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वीक का दोनों कंबाइंड रहेगा। सो अब शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। सो हमारा आज का लेक्चर रहेगा अभी साइंस एंड टेक का। देन उसके बाद हम स्पोर्ट्स कवर करेंगे। और इसके साथ ही हमारा पूरा अप्रैल सेकंड वीक फिनिश हो जाएगा। और अप्रैल फर्स्ट वीक की कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे अवेलेबल है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर इसका नेम गिवन है। तो टेलीग्राम सर्च ऑप्शन में सिंपली आपको @राइट अप्रोच_बैंकिंग सर्च करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर @राइट अप्रोच_यूट्यूब आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। तो दोनों को आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मटेरियल, जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के, वो सब मिल जाएंगे। और इन सभी लेक्चर्स के नोट्स आपको नहीं बनाने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स में टाइम खराब मत करना बनाने में। ऑलरेडी नोट्स पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जा रही है ताकि आपका टाइम खराब ना हो नोट्स बनाने में। और जो नोट्स पीडीएफ है आप उतना कर लोगे तो आप टॉपर्स में स्कोर करोगे, ये प्रॉमिस है मेरा। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज। तो यहाँ पर हमारी साइंस एंड टेक की न्यूज शुरू होती है। तो आज की पहली न्यूज यहाँ पर है। सो आज की फर्स्ट न्यूज में इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेशन किया है डीआरडीओ के साथ, जिसमें ये एक तरह से ट्रायल कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो, उसके शोल्डर पे एक बजूका टाइप रखी हुई है। तो ये है क्या? तो ये बेसिकली एक वेपन है। और इसका नाम है पूरा, आप देख लीजिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यानी कि आप इसका यूज करके टैंक्स को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इसकी सहायता से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इंडियन आर्मी की टैंक को न्यूट्रलाइज करने में। और ये हैंडमेड वेपन है एक तरीके से। और इसकी जो प्रैक्टिस हुई है वो पोखरन फील्ड में हुई है। अब पूरी न्यूज देख लेते हैं। पोखरन फील्ड बेसिकली जैसलमेर में है। ये देखो आप। सो पोखरन फील्ड जो है वो जैसलमेर में है, जो कि राजस्थान में है। तो पूरी न्यूज है कि डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के साथ कंडक्ट किया है एक फाइट ट्रायल। ये फ्लाइट नहीं है, सॉरी, फाइट ट्रायल्स ऑफ द एमपीए टीजीएम, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। और ये जो ट्रायल हुआ है इसका, वो कहाँ पर हुआ है? पोखरन फील्ड, जैसलमेर, राजस्थान। तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर। और इट वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय, तो दोनों का कोलैबोरेशन है। डीआरडीओ ने वीईएम टेक्नोलॉजीज की सहायता से इसको बनाया है, डेवलप किया है। और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है, यानी कि इसकी जो शूट करने की कैपेसिटी है, वो कितनी है? वो 2.5 किलोमीटर है। तो इस डेटा को याद रखना, 2.5 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है। किसकी? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एमपीए टीजीएम। ठीक है। इसका जो वे है, यानी कि जो इसका वजन है, वो 14.5 केजी है। तो ये भी आप याद रखना कि 14.5 केजी का इसका वेट है, जो कि एक सोल्जर अपने शोल्डर पे रख के और तब इसको फायर करेगा। या आप इसको मशीन की सहायता से भी, आप जो स्टैंड देख रहे हो यहाँ पर, इसका देखो स्टैंड लगा हुआ है, इसकी हेल्प से भी इसको शूट कर सकते हैं। और ये इसकी जो लेंथ है वो 1.3 मीटर लॉन्ग है। अब ये लेंथ और डायमीटर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डीआरडीओ ने बनाया है। अगर कोई फॉरेन कंट्री होती, कोई इंटरनेशनल न्यूज में होता, तो शायद हम इसको याद नहीं करते। लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। 1.3 मीटर लॉन्ग है और 0.12 मीटर इसका डायमीटर है। ये याद रखो। तो 2.5 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है, 14.5 केजी इसका वजन है, वेट है। और 1.3 मीटर इसकी लेंथ है और 0.12 मीटर इसका डायमीटर है। बस ये चारों याद रखो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आप शीट पे लिख सकते हो कॉर्नर में।
जो नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाती है उसमें साइड में लिख लो, ताकि आप कभी भी देखो तो आपको तुरंत सारा डेटा रिकॉल हो जाए। अब हम आते हैं सेकंड न्यूज़ पे। तो सेकंड न्यूज़ में अगेन इंडियन आर्मी की न्यूज़ है। तो इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है 24, यानी कि 24 रशिया मेड, यानी कि 24 रशियन इग्ला एस। अब ये इग्ला एस क्या है? ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी जो आपने देखा था वो टैंक के लिए था, MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल। और ये है इग्ला एस, IGLA S, इग्ला एस, याद रखना, रशिया ने बनाया है। और ये क्या है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हवा में मारेगा, ये ड्रोन्स वगैरह जो मिसाइल्स वगैरह होती है उस पर अटैक करेगा ये। तो इसका नाम है पूरा मैनपैड्स। मैनपैड्स मतलब कि मैन, MAN से है मैन, P से है पोर्टेबल, A से एयर, D से डिफेंस और सिस्टम। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसे याद किया करो। तो ये याद रखना, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इग्ला एस किसने बनाया है? ये रशिया ने बनाया है। और अभी इंडिया को 24 सप्लाई किए हैं। कब? अप्रैल 2024 में। यहां तक समझ में आ गया फ्यूचर ऑफिसर्स? आगे चलते हैं, न्यूज में देखते हैं। सो इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया, यानी कि रिसीव कर लिया है फर्स्ट बैच, ये पहला बैच है जिसमें 24 इग्ला एस जो कि रशिया ने बनाए हैं वो दिए गए हैं। इग्ला एस है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम मैनपैड्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये इंडियन आर्मी का एक बेसिकली इनिशिएटिव है, उसकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगा। कौन सी कैपेबिलिटीज को? इसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, यानी कि VS से वेरी शॉर्ट, VSH से वेरी शॉर्ट, और R से रेंज, AD से एयर डिफेंस। सो वी शो से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, ऐसे याद करो, ये भी याद करना है आपको नाम पूरा। अब जो इग्ला एस है ये एक हैंड हेल्ड डिफेंस है, डिफेंस सिस्टम है। ये देखो, ये हमारे सोल्जर के हाथ में भी है, यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये भी एक हैंड हेल्ड है। और जो हमने MPATGM पढ़ा था वो भी एक हैंड हेल्ड है। और लेकिन वो जो MPATGM था वो, यानी कि जो टैंक को अटैक करेगी, वो बनाई है DRDO ने मिलके VEM टेक्नोलॉजीज के साथ। लेकिन ये जो इग्ला एस है ये हमने एक्वायर किया है रशिया से, ये किसी ने बनाया नहीं इंडिया के अंदर, ये ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। और ये क्या करेगा? ये ब्रिंग डाउन करेगा, यानी कि उसको धरती पे ले आएगा, उसको तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जो भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या फिर क्रूज मिसाइल्स एक लो फ्लाइंग एल्टीट्यूड पे होगी। सो इग्ला इसकी फायरिंग रेंज क्या है? देखो, हमने जो पढ़ा था मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो हमने फर्स्ट न्यूज में पढ़ा था, उसकी स्ट्राइक रेंज थी 2.5 किलोमीटर, आपको मैंने बताया था। इसकी फायरिंग रेंज क्या है, जिसको हम स्ट्राइक रेंज भी बोलते हैं, ये है 500 से 6000 मीटर। तो ये याद रखना, 500 से 6000 मीटर तक मैक्सिमम ये अटैक कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। अगेन सुन लो, 500 टू 6000 मीटर तक ये अटैक कर सकता है। ये मीटर है, मीटर याद रखना। और इसका जो टारगेट एल्टीट्यूड है, यानी कि हाइट जो होगी इसकी, वो कितनी हो सकती है? 10 से लेकर 3500 मीटर तक, 10 से लेकर 3500 मीटर तक ये अटैक कर सकता है ऊपर हवा में। और जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी? 400 मीटर पर सेकंड। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी अटैक होगी, कितनी अच्छी स्पीड होगी इसकी। तो ये पूरी न्यूज थी इसकी, आपको मैंने पूरी समझा दी, इलेबोरेट कर दिया डिटेल में। फिर भी कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं एनी टाइम। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन आर्मी की दोनों। अब हम आते हैं थर्ड न्यूज पे। सो TASL एंड सेटेलॉजिक, TASL बेसिकली टाटा का है। हम देखेंगे आगे की न्यूज क्या है। तो TASL और सेटेलॉजिक ने कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है, जिसमें TSAT-1A लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है, जो कि फ्लोरिडा USA से इन्होंने लॉन्च किया है। तो हम न्यूज देखेंगे कि आगे किया है। आप अभी इतना देखो कि TASL जो कि एक टाटा की कंपनी है, उन्होंने सेटालॉजिक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन मिलके बनाया है TSAT-1A। और ये TSAT-1A कौन लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स। और ये पहला प्राइवेट
हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये जरूर याद रखना ये क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है कि TSAT-1A क्या है। ये है एक पहला प्राइवेट हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इन चीजों को ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें बट एग्जामिनर आपको घुमा सकता है अच्छे से इसके अंदर। सो जो हमारा TASL है यानी कि टाटा एडवांस्ड सैटेलाइट लिमिटेड, अगेन देख लो, टाटा एडवांस्ड सैटेलाइट लिमिटेड यानी कि TASL, इसको हम TASL भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में टाटा सन्स आएगा या फिर टाटा एडवांस्ड सैटेलाइट लिमिटेड आएगा। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन है इसका कोलैबोरेशन है सैटेलॉजिक के साथ, और इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया है TSAT-1A। नाम याद रखो, TSAT-1A, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये लॉन्च किया है। और TSAT-1A जो कि टाटा का है और सैटेलॉजिक ने मिलकर बनाया है, ये उन 11 सैटेलाइट्स में से है। टोटल 11 सैटेलाइट्स भेजी गई थी लो अर्थ ऑर्बिट में, और ये किसके तहत भेजी गई थी, किस चीज का पार्ट था, कौन से मिशन का पार्ट था? तो बैंड वैगन 1 एक मिशन है जो कि स्पेस एक्स का है। ठीक है, याद रखो, हो सकता है एग्जाम में कि बैंड वैगन 1 ये मिशन किसका है, नासा का, इसरो का, जाक्सा का जो कि जापान की है, या फिर रोस्कॉम जो कि रशिया की है, या स्पेस एक्स? तो ये स्पेस एक्स का है मिशन। ठीक है, याद रखो इसको अच्छे से। तो स्पेस एक्स का मिशन है बैंडवैगन 1, जिसमें उसने अपने फैल्कन 9 रॉकेट के सहायता से नासा कैनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से उसने लो अर्थ ऑर्बिट में टोटल 11 सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसमें से एक सैटेलाइट टाटा की है और उसका नाम है TSAT-1A। ये थी कंप्लीट न्यूज। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। आगे चलते हैं फोर्थ न्यूज में। अब एक न्यूज में आया था, बहुत चला था, आपने देखा होगा, आयरन डोम करके। पहले आयरन डोम जो कि मिसाइल्स वगैरह से प्रोटेक्ट करता है इसको, इसराइल को। अब ऐसे ही इसराइल ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, एक शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम, ये जो आप शिप देख रहे हो ना यहाँ पर, इस पर ये वाला सिस्टम, ये जो मिसाइल देख रहे हो इसमें देखो इमेज में, सी डोम। तो ये इसने पहली बार डिप्लॉय किया है, जिसका नाम है सी डोम। तो कंफ्यूज मत होना, सी डोम किसका है, इसराइल का है। क्या है ये? शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम है, शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो न्यूज पूरी ये है, इसराइल ने डिप्लॉय किया है इट्स शिप माउंटेड, शिप पे लगा हुआ है, डिफेंस सिस्टम, सी डोम नाम है इसका। ये एक नेवल वर्जन है। नेवल मतलब होता है जो पानी से रिलेटेड होता है, शिप वगैरह के यूज में आता है। तो इसका यूज शिप पर होगा, समुद्र में होगा। और ये एक नेवल वर्जन है किसका? आयरन डोम का। आयरन डोम क्या था? एक एयर डिफेंस सिस्टम था। तो दोनों को याद रखो, आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम था, और सी डोम उसी का नेवल वर्जन है, जो कि आपका एयर नहीं है बट आपका, कह सकते हैं हम, पानी पे या शिप्स पे डिफेंस सिस्टम होगा आपका। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था, ये शील्ड करता था इसराइल को रॉकेट और मिसाइल के अटैक से, ये वाला आयरन डोम। तो इसी का वर्जन बनाया एक शिप्स के लिए, पानी के लिए, सीडोम नाम से। सीडोम किसने बनाया? तो रशिया की, सॉरी, इसराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है रफेल। रफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, ये याद रखो, रफेल। तो अगर पूछे आपसे एग्जामिनर, अब यहाँ आपसे फंसा सकता है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये जो इसराइल का सीडोम है, ये रफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है, तो ये रफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स कहाँ की है? अब मैक्सिमम बच्चों को पता है कि ये एक फ्रांस की एक लाइक रफेल करके है। तो मैक्सिमम बच्चे 90% जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो इसी पे टिक करेंगे, फ्रांस। बट आपको याद रखना है ये इसराइल की है। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, और रोस्कोमोस, तो अब ये नेक्स्ट न्यूज है, जो कि रशियन स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रोस्कोमोस। और जापान की कौन सी है?
जैक्सा, ठीक है। इंडिया की कौन सी है? इसरो। यूएसए की कौन सी है? नासा। तो ये सब याद रखो आप। रशिया की कौन सी होगी आपकी? रोसकोसमोस। तो रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोमोस ने लॉन्च किया है पहला एंगारा A5 स्पेस रॉकेट। ये आप नीचे देख रहे हो जो इमेज में, ये एक स्पेस रॉकेट है और ये एक्चुअली में 773 टन का है। 700, क्या बोलते हैं इसको, 773 टन का ये इसका वेट है, इतना ज्यादा हैवी है। और जो इसकी लेंथ है वो 54.5 मीटर है। तो बहुत ह्यूज और काफी लेंथ है इसकी। और ये अंगारा A5 किसने लॉन्च किया है? ये रशिया ने लॉन्च किया है, इतना ध्यान रखना आपको। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एंगारा A5 स्पेस रॉकेट इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी, तो याद रखना रोसकोसमोस, रशिया का। और हाइट कितनी है इसकी? 54.5 मीटर। और वेट कितना है इसका? 773 टन्स। रोसकोसमोस के डीजी कौन है? यूरी इवानोविच बोरिसोव। सो यूरी इवानोविच बोरिसोव ये इनके डायरेक्टर जनरल है रोसकोमोस के। इसरो के डायरेक्टर जनरल कौन है या फिर चेयरमैन कौन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कई बार। तो इसरो के चेयरमैन बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन है। तो ये हमारी न्यूज़ खत्म होगी। अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो जापान ने कोलैबोरेशन किया है नासा के साथ। अब ये कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या करेगा बेसिकली, जो नासा है तो वो जापान के साथ मिलके एक ह्यूमन एक्सप्लोरेशन कर रहा है। किसके लिए? मून के लिए, ठीक है। जिसमें जो यूएसए है यानी कि जो नासा है वो दो जैपनीज एस्ट्रोनॉट, याद रखना, दो जैपनीज एस्ट्रोनॉट मून सरफेस पे भेजेगा। किसके तहत? लूनर मिशन के तहत, जो कि मून का होगा, नासा का। और इन दोनों जैपनीज एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट ऐसा होगा जो बनेगा पहला नॉन अमेरिकन टू लैंड ऑन द मून। ये याद रखो। यूएसए और जापान ने कोलैबोरेशन किया है एक और, जिसका नाम है जाक्सा, मतलब जो जापान की स्पेस एजेंसी है। तो जो जाक्सा है उसका एक बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन सोलर ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसका नाम है सोलर सी। दोबारा सुन लो। तो सोलर सी जापान का यानी कि जाक्सा का एक नेक्स्ट जनरेशन सोलर ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसका नाम है सोलर सी। और ये एक सोलर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है जो कि सोलर एटमॉस्फेयर की मिस्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो जापान ने हेल्प लिए किसकी? यूएसए के लिए इसको लॉन्च करने में। और ये सब एक्सप्लोरेशन जो भी है, जो एक्सप्लोर होगा इसको इन्वेस्टिगेट करने में कि क्या क्या चीजें सोलर एटमॉस्फेयर में है जो कि अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, उनको सबको फिगर आउट करके डिस्कवर करेगा। तो ये न्यूज़ थी हमारी इसकी। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल न्यूज़ है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। बस इतना ध्यान रखना कि ये सोलर सी किसका मिशन है। दोबारा सुन लो। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सोलर सी जो मिशन है, जो कि सोलर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक सैटेलाइट है एक तरीके से, और ये कौन सी स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट है, तो याद रखना ये जापान का है, सोलर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब देखो इसी की न्यूज़ है। नासा का ना एक अर्थमिस मिशन है। अर्थमिस मिशन है वही मून मून वाला ही है जो हम बात कर रहे थे ना इसमें। देखो जापान और नासा जो कोलैबोरेशन करेगा मून के लिए, उसी की बात हो रही है एक तरह से। तो नासा का एक अर्थमिस मिशन है, नाम याद रखना, अर्थमिस मिशन है। और नासा का एक मिशन और था पहले, ड्रैगन फ्लाई। तो एग्जाम में पूछ लेगा तो ये भी बता देना, ड्रैगन फ्लाई ये भी नासा का है। तो अर्थमिस मिशन जो है नासा का, इसमें तीन मिशन है यानी कि तीन वर्जन है। अर्थमिश 1 जो था ये एक अनक्रूड यानी कि इसमें कोई पर्सन नहीं था, सिर्फ एक वेसल था जो कि मून के अराउंड इन्होंने लॉन्च किया था 2022 में, ठीक है। अर्थमिश मिशन किसका है? मून का है। तो ये याद रखना मून के बारे में है।
अब अर्थमिश 2 जो है ये 4 एस्ट्रोनॉट सेंड करेगा। कब? 2025 में। लेकिन एक कंडीशन है, ये मून के लिए सेंड करेगा बट ये वहां पर लैंड नहीं करेगा, ठीक है, विदाउट लैंडिंग होगा। बस एस्ट्रोनॉट जाएंगे और एक्सप्लोर करके आ जाएंगे मून के अराउंड। अब यहाँ पर जो अर्थमिश 3 है ये इंपॉर्टेंट है, ये 2026 में होगा और ये पहला क्रूड मिशन होगा, यानी कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स होंगे और ये लैंड करेगा बकायदा मून पे। तो ये है इंपॉर्टेंट 2026 वाला। तो आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर, या इनमें से कोई भी पूछ सकता है, तो तीनों को याद रखो। अब चलते हैं हमारी सेकेंड लास्ट न्यूज पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसमें अगेन नासा ने लॉन्च किया है 3 ब्लैक ब्रंट 9। ये एक तरह से साउंडिंग रॉकेट्स है। क्या है? साउंडिंग रॉकेट्स। दोबारा सुन लो, एग्जामिनर पूछ सकता है ये क्या है। तो साउंडिंग रॉकेट्स है। कौन से? ब्लैक ब्रंट 9। और ये एक मिशन है नासा का जिसका नाम है एपैप, APEP। इसकी फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक परटर्बेशंस अराउंड अर्थ एक्लिप्स। अब ये क्या करेगा बेसिकली? ये एक अर्थ की ना, बेसिकली आपको पता है कि 4 लेयर होती है। ये देखो नीचे इमेज में, ये हमारा नीचे अर्थ है, यहाँ पर एक ट्रोपोस्फेयर है, देन उसके बाद स्ट्रेटो, देन ओजोन लेयर, देन मेसोस्फेयर। उसके बाद जब स्पेस में हम जाते हैं अर्थ के ऊपर, फिर आती है आयोनोस्फेयर, ठीक है, आयोनोस्फेयर। तो वहां का जो सोलर एक्लिप्स हुआ था उसमें, उसके कारण जो डिस्टरबेंसेस हुई थी आयोनोस्फेयर में, कहाँ हुई थी? याद करो इस चीज को, आयोनोस्फेयर। एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो ब्लैक ब्रंट 9 साउंडिंग रॉकेट है नासा का, वो क्या स्टडी करेगा? तो आयोनोस्फेयर को स्टडी करेगा। तो जब सोलर एक्लिप्स के कारण आयोनोस्फेयर में डिस्टरबेंस हुई थी तो उसको स्टडी करेगा ये। और ये जो आयोनोस्फेयर है ये पार्ट है किसका? अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर का। किसका? अपर एटमॉस्फेयर का। और ये कहाँ लोकेट करता है? या तो 600 से 300 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर लोकेट करता है, ठीक है, या फिर 800 से लेकर 600 किलोमीटर सी लेवल के ऊपर। तो दोनों को याद रखो, 600 से 300। दोबारा सुन लो, 600 से 300 किलोमीटर ये अर्थ के ऊपर, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस। और या फिर 800 से 600 किलोमीटर किसके? सी लेवल के ऊपर, ठीक है, सी लेवल के ऊपर। तो दोनों में से आपसे कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो दोनों का ध्यान रखो। 300 का डबल है 600, और 60 में 20 ऐड कर देना, बस इतना थोड़ा बहुत याद रखो, हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो ये तो हमारा न्यूज खत्म हो चुकी है। अब कहाँ से लॉन्च हुआ है, क्या हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें इम्पोर्टेंट जो था आपको मैंने बता दिया एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब स्पेस एक्स ने, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, हमने पढ़ा था एक टाटा ने एक फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च की है। ये देखो दोबारा से न्यूज में, यहाँ पर पढ़ा था हमने, ये रहा ये T-SAT-1A, T-SAT-1A। इसी की बात हो रही है क्योंकि इसी मिशन के तहत ये जो बैंड वैगन 1 मिशन है स्पेस एक्स का, इसी के तहत T-SAT-1A सैटेलाइट टाटा की लॉन्च की गई थी सैटेलॉजी के साथ। तो इस बैंड वैगन 1 जो है स्पेस एक्स का, उसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और ये पहला कौन सा मिशन है? राइडर शेयर। राइडर शेयर क्यों है भैया? क्योंकि ये 11 सैटेलाइट्स लेके गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। कितनी? 11 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लेके गया था, इसलिए इसको राइडर शेयर बोलते हैं। राइडर शेयर मिशन किसका है? स्पेस एक्स का है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बैंड वैगन जो 1 था वो एक राइडर शेयर मिशन है, वो कौन से स्पेस एजेंसी का है? तो स्पेस एक्स याद रखो। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी स्पेशलिटी थी कि ये जो बैंड वैगन 1 था, यानी कि ये जो हमारा रॉकेट है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन किया गया था इस पे 45 डिग्रीज पे। तो ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है काफी। तो 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके तब इसको लॉन्च किया गया था। और लॉन्च किस में किया गया था? फैल्कन 9 रॉकेट। ये आप जो इमेज में देख रहे हो ना, ये फैल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स का है फैल्कन 9 रॉकेट। स्पेस एक्स के प्रेसिडेंट कौन है? ग्विन शूटवेल है, नाम याद रखो, ग्विन शूटवेल
फाउंडर सीईओ कौन है? एलोन मस्क है। हेडक्वार्टर आपको पता ही है, कंपनी यूएसए के अंदर है। तो स्पेस एक्स हो गया हमारा। तो हमारी साइंस एंड टेक न्यूज खत्म होगी। अब हम आते हैं हमारी स्पोर्ट्स, खेलों की दुनिया के अंदर, जो कि अप्रैल सेकंड वीक की है। फिर हमारा लेक्चर पूरा फिनिश सेकंड वीक का, और इसकी कंप्लीट वीकली नोट्स पीडीएफ, दोबारा सुन लो फ्यूचर ऑफिसर्स, इसकी नोट्स पीडीएफ वीकली वाली फर्स्ट वीक की फर्स्ट वीक की ऑलरेडी सेंड की जा चुकी थी ग्रुप के अंदर, और अब सेकंड वीक की भी आज सेंड कर दी जाएगी। तो दोनों को डाउनलोड करो, रीड करना शुरू करो, और नोट्स मत बनाना, ये आपकी नोट्स पीडीएफ ही है। तो अपना दिमाग मत लगाना, जो आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है उसको रीड करना शुरू करो, टाइम सेव करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। मेरी बात सुन रहे हो? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, वो जरूरी है। बस अब चलते हैं हम आज की स्पोर्ट्स की पहली न्यूज पे। तो एक कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज हुआ था बैडमिंटन का। तो कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का हुआ था, कहाँ हुआ था? उरालस्क, जो कि कजाकिस्तान के अंदर है। तो नाम याद रखो, उरालस्क, जो कि कजाकिस्तान में है। देखो वैसे स्पोर्ट्स की न्यूज बहुत होती है, मेरी एक बात सुनो आप सब पहले। देखो स्पोर्ट्स की न्यूज से ना क्वेश्चन आने को 0 भी आ सकता है, और मैक्सिमम 2 से 3 भी आ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स की न्यूज बहुत ज्यादा हो जाती है 6 महीने की, अगर हम एग्जाम को मान के चले। और अभी पेरिस ओलंपिक भी होने वाले हैं अगस्त में, तब तो न्यूज का पूरा भंडार आने वाला है, देखना आप। तो इसलिए अभी जो न्यूज आ रही है उसमें से भी फिल्टर कर करके जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको बस वही बताई जा रही है। तो इनको बार बार रीड करते रहो। मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि एग्जामिनर जो ओलंपिक हो रहे हैं वहां से नहीं पूछता, जो पहले स्पोर्ट्स हुए हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको दोनों चीजों के लिए रेडी रहना है, एक एक नंबर की लीड जनरेट करनी है। तो कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज जो कि बैडमिंटन का था, हेल्ड हुआ था उरालस्क कजाकिस्तान में। अब इस कजाकिस्तान चैलेंज के अंदर, जो कि बैडमिंटन का था, थरुण मन्नेपल्ली, जो कि तेलंगाना के हैं, ठीक है, ये इमेज में देख रहे हो आप, ये है थरुण मन्नेपल्ली। ये मेंस सिंगल टाइटल जीते हैं। किसको डिफीट किया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, बट आप थोड़ा बहुत नाम याद कर लेना। ये सॉन्ग सॉन्ग नाम से है, गाना जो होता है ना हिंदी में, तो सॉन्ग याद रखो। सॉन्ग मतलब मलेशिया का गाना, मलेशिया का सॉन्ग को हराया है थरुण मन्नेपल्ली ने। और थरुण टी से है, तो टी से तेलंगाना भी है। टी से तमिलनाडु मत कर देना, तेलंगाना ही होगा। तो ये मेंस सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है। अनुपमा उपाध्याय, अनुपमा उपाध्याय जो कि उत्तराखंड की है, ये वुमेन सिंगल टाइटल जीती है। ये आप इमेज में देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज किसका हुआ था? बैडमिंटन का हुआ था। कहाँ हुआ था? उरालस्क में हुआ था। मेन सिंगल कौन जीता है? तरुण, या फिर तरुण कुछ भी याद कर लो आप, मन्नेपल्ली, जो कि तेलंगाना के हैं। और वुमेन कौन जीती है? अनुपमा उपाध्याय, जो कि उत्तराखंड की है। सेकंड न्यूज पे चलते हैं। अब एक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो कि चाइना में हुआ था, निंगबो में, ये 41st एडिशन था। एडिशन ध्यान रखना इसका, 41st एडिशन था। इसमें जोनाथन क्रिस्टी, जो कि इंडोनेशिया के हैं हमारे, ये मेल है, नाम इनका शायद आपको फीमेल लग सकता है, बट जोनाथन क्रिस्टी मेल है, उन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है। ये इमेज में आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक। वांग जी यी, तो ये जो है ये चाइना की है, वांग जी ही, ये यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हो, इन्होंने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है। चाइना टॉप पोजीशन पे है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में, 3 गोल्ड के साथ। और ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, बैंक ऑफ निंगबो। निंगबो जो जगह जहां पर हुआ था चाइना में, वो याद रखो। तो बैंक ऑफ निंगबो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ये इसका नाम था। इतनी सी न्यूज थी। इसको डिफीट किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस न्यूज के अंदर। अब थर्ड न्यूज देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्या मिश्रा, ये एग्जाम में भी आ सकता है, अगर मैं होता एग्जामिनर तो क्वेश्चन पक्का डालता। तो ये एथलीट है, पहली बात तो ऐश्वर्या मिश्रा जी हमारी एथलीट है। इन्होंने ना एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 400 मीटर की स्प्रिंट में, दौड़ में। कब? 2023 में बैंकॉक में हुआ था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। उस टाइम इन्होंने 400 मीटर की स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब हुआ क्या? अब बेसिकली ये हुआ कि जो जिसको सिल्वर मेडल मिला था, जिनका नाम था फरीदा सलियेवा, फरीदा सलियेवा, जो कि
उज्बेकिस्तान की थी। तो कहाँ से बिलोंग करती है? उज्बेकिस्तान, याद रखना। कौन है? फरीदा। तो ये जो मैम थी, ये डोप टेस्ट में फेल हो गई। एक डोप टेस्ट होता है, तो वो करवाती है इंटरनेशनल एजेंसीज, तो उसमें ये फेल हो गई थी। और इनको टेस्ट पॉजिटिव किया गया, किसका? मेल्डोनियम का। तो नाम याद रखना, मेल्डोनियम। तो मेल्डोनियम का टेस्ट पॉजिटिव आया इन फरीदा सलिएवा मैम में, जो कि उज्बेकिस्तान की है। तो इनका जो सिल्वर मेडल था, ये किसको दे दिया गया? ऐश्वर्या मिश्रा मैम को दे दिया गया। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफी। फोर्थ न्यूज पे आते हैं, स्पोर्ट्स की। तो अब एक यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ था, ठीक है, जिसमें जो इंडिया का कंटिजेंट है, यानी कि जो इंडिया की टीम थी, उन्होंने टोटल 26 मेडल जीते। मेडल कितने जीते? 26 मेडल, याद रखो। 5 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, बाकी जो बचे वो कितने बचे? बाकी 12 बचे, तो वो ब्रोंज है। ऐसे याद कर लिया करो, 5 गोल्ड 9 सिल्वर, टोटल 26 मेडल। कहां पर हुआ था यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? ये बुडवा में हुआ था, जो कि कहां पर है? मोंटेनेग्रो में है, ठीक है, मोंटेनेग्रो में है, बुडवा में हुआ था यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। रशिया ने टॉप किया है, याद रखो, रशिया ने टॉप किया है 8 गोल्ड के साथ। बस इतना याद रखो इसके अंदर। इंडिया सेकंड पे है, पोलैंड थर्ड पे है। फाइन। बेस्ट मेल बॉक्सर कौन है? टोरे खान, सबीर खान, ये वाले, जो कि कजाकिस्तान के हैं। ये बेस्ट मेल बॉक्सर है। बेस्ट फीमेल बॉक्सर हमारे इंडिया की काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। निकिता चंद मैम है, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करती है। तो इनको बेस्ट फीमेल बॉक्सर का अवार्ड मिला है, ये जरूर याद रखना। बेस्ट मेल भी याद रखो, बेस्ट फीमेल भी याद रखो। तो आगे चलते हैं न्यूज पे। अब हमारी फिफ्थ न्यूज है, मियामी ओपन। ये बेसिकली टेनिस की होती है, मियामी ओपन टेनिस की होती है। और जो हमने फर्स्ट न्यूज पढ़ी थी कजाकिस्तान वाली, वो बैडमिंटन की थी, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। तो मियामी ओपन जो कि टेनिस की हुई थी, ये फ्लोरिडा यूएसए में हुई थी। 39th एडिशन था इसका। कौन सा एडिशन था? 39th एडिशन था। अब इसमें एक इटली के पर्सन है, कौन? ये जो आप दिख रहे हैं ना मेल, ये मेल है, जेनिक सिनर। तो इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है, किसमें? मियामी ओपन में। किसको डिफीट किया है? ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मियामी ओपन से एग्जाम में क्वेश्चन कभी बार पूछ भी लेता है। तो आप एक बार बस इतना याद रखो, ज्यादा तो नाम टिपिकल हो जाएगा। दिमित्रोव बुल्गारिया के हैं, जी दिमित्रोव बुल्गारिया के हैं। और इनको हराने के बाद जो हमारे जेनिक सिनर थे, ये पहले एक ऐसे इटालियन बने हैं, कहाँ के? इटालियन, यानी कि इटली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मियामी ओपन जीता था। और मियामी ओपन कहाँ पर हुआ था? हार्ड कोर्ट पे होता है, ये भी याद रखो, हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक, हार्ड कोर्ट। और किसने जीता मेन सिंगल? इटली के पहले ऐसे इंसान बने हैं जिन्होंने मियामी ओपन जीता मेंस सिंगल, जिनका नाम है जेनिक सिनर। अब जो वुमेन सिंगल जीती है, वो कौन है? डेनियले कोलिन्स, जो कि यूएसए की है, ये इमेज में आप देख सकते हो। सो डेनियल कोलिन्स यूएसए में, इन्होंने, जो कि यूएसए की, इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मिक्स डबल वाला, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के एक ओरिजिन के हैं, जो कि रोहन बोपन्ना जी है, और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए। तो याद रखो, रोहन बोपन्ना जी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और इनके पार्टनर थे मेंस डबल में मैथ्यू एवडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इन दोनों की ही पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो हुआ था जनवरी में, उनमें भी इन्होंने मेंस डबल में वॉन किया था, जीता था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोबारा सुन लो। इन्हीं दोनों इंसान ने एक साथ टीम करके, रोहन बोपन्ना जी जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और मैथ्यू एवडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने मियामी ओपन का मेंस डबल तो जीता ही जीता, और जनवरी में अभी जो हुआ था 2024 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था इन्होंने मेंस डबल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस डबल में इन्होंने जीता था, तो याद रखना। खत्म न्यूज। अब हमारी सेकंड लास्ट न्यूज है स्पोर्ट्स की। अब एक पोलिश ओपन हुआ था, ठीक है, हमने मियामी ओपन रीड कर लिया अभी। अब हम देखेंगे पोलिश ओपन क्या है। तो पोलिश ओपन वर्सा पोलैंड में हुआ था, पोलिश से पोलैंड, याद रखो। 46th एडिशन था,
एडिशन भी ध्यान रखना, 5 बार 6 बार जब रिवाइज करोगे ना आपको एडिशन याद होने शुरू हो जाएंगे। या फिर जो इसकी नोट्स की पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी सेकंड वीक के अंदर, उसमें एक साइड में लिख लेना कि पोलिश ओपन का कौन सा ओपन था, मियामी ओपन कौन सा एडिशन था, ये सब जो भी मैंने आपको एडिशन अभी तक बताए हैं वो सब लिख लेना उसके अंदर, ताकि रिवीजन के टाइम के लिए आपके लिए वो कन्वीनियंट रहे, आसानी रहे। तो अगेन अनुपमा उपाध्याय, देखो कजाकिस्तान इंटरनेशनल जो बैडमिंटन हुआ था, अभी जो पोलिश ओपन है ना ये भी बैडमिंटन का होता है, ठीक है, याद रखना, पोलिश ओपन भी बैडमिंटन का हुआ था अभी। तो जो अनुपमा उपाध्याय मैम है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करती है, इन्होंने कजाकिस्तान इंटरनेशनल तो जीता ही जीता वुमेन, इन्होंने पोलिश ओपन भी जीता वुमेन्स सिंगल के अंदर, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको डिफीट किया वो याद रखो, तान्या हेमंत, इंडिया की है मैम, तो उनको इन्होंने बीट किया। कहाँ से बिलोंग करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है तान्या मैम, बट अनुपमा उपाध्याय कहाँ से बिलोंग करती है वो इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड। और मेंस डबल में दो इंसान हैं, दो ही होंगे ऑब्वियस सी बात है, एक है अर्जुन नाम से, एक है कपिला। तो अर्जुन और ध्रुव कपिला ने मेंस डबल वोन किया। मेंस सिंगल किसने वोन किया ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो विक्टर काउफमैन, विक्टर काउफमैन जो कि डेनमार्क के हैं, याद रखना कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं, इन्होंने मेंस सिंगल डिफीट किया। और किसको हराया थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, जिया है जैसन, ठीक है, जिया हैंग जैसन जो कि सिंगापुर के हैं, कहाँ से है वो याद, वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है जिया हैंग जैसन, लेकिन किसको डिफीट किया है वो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो विक्टर कॉफमैन जो कि डेनमार्क के, उन्होंने मेंस सिंगल जीता है और डिफीट किया है जिया हैंग जैसन को। अब हम आते हैं हमारी लास्ट न्यूज पे। तो यहाँ पर साइखोम मीराबाई चानू, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी इंडिया की। तो साइखोम मीराबाई चानू मैम जो है वो एक वेट लिफ्टर है, और इन्होंने क्वालिफाई किया है किस चीज के लिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। ये एक लौती इंडियन वेट लिफ्टर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी एक लौती वेट लिफ्टर है इंडियन जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और कौन सी वेट कैटेगरी है, 49 केजी, वुमेन्स 49 केजी, याद रखो वुमेन्स 49 केजी। और ये मीराबाई मैम का थर्ड ओलंपिक गेम होगा, 2016 में जो रियो में हुआ था ओलंपिक, इन्होंने वहां भी पार्टिसिपेट किया था जो कि ब्राजील में हुआ था, टोक्यो में 2020 में हुआ था, 2024 में पेरिस में होगा, 2028 का जो है वो लॉस एंजलिस में होगा, कहां पर होगा, लॉस एंजलिस में होगा, और 2032 का, बताना अगर मैं सही बता रहा हूं तो, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पर होगा ये, ठीक है, तो याद रखना 2028 लॉस एंजलिस, 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 2036 के लिए, 2036 के लिए अभी बिड लगी हुई है कि कौन करवाएगा, लेकिन इस चीज के लिए इंडिया काफी जोर दे रहा है, और गुजरात में अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी बना रहा है, जो कि कितनी कॉस्ट है उसकी, 6,000 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बन रहा है, सो दैट इंडिया 2036 में ओलंपिक कंडक्ट करवा सके, समर ओलंपिक्स। अब मिलेगा नहीं मिलेगा इंडिया को वो तो बात की बात है, देखते हैं, कोशिश तो इंडिया पूरा कर रहे हैं। तो याद रखो जो अभी इंपॉर्टेंट है वो याद रखो, 2028 2032, 2028 लॉस एंजलिस, 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी हमारी स्पोर्ट्स की न्यूज जो कि हो चुकी है समाप्त। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, ध्यान से सुनो, तो हमारा अगला लेक्चर आएगा या तो 5 मई से आएगा या फिर 6 मई से आएगा, दोनों में से किसी एक डेट से आएगा, और टाइमिंग रहेगी सुबह मॉर्निंग 8 AM। तो 8 AM ध्यान रखना, हम कोशिश करेंगे 5 मई से शुरू कर दे, और अब हम अप्रैल 3rd वीक प्लस 4th वीक को साथ में कवर करेंगे, सो दैट हमारा 10th मई तक, या प्लस माइनस मतलब प्लस ही हो सकता है, 10th नहीं तो 12th मई तक हम फिनिश कर सके मैक्सिमम, इससे ज्यादा डिले ना करें। तो हम अप्रैल 3rd वीक प्लस 4th वीक को दोनों को कंबाइंड कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अप्रैल 1st वीक और 2nd वीक फिनिश हो चुका है, इसकी नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकालो और रिवीजन करना शुरू कर दो पागलों की तरह। 3rd वीक और 4th वीक 5 या फिर 6 मई से शुरू हो जाएगा।
अभी 5-6 मई से क्यों शुरू होगा, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है, कंटेंट मैं ही बनाता हूँ पूरा करंट अफेयर्स का रिसर्च करके, तो कंटेंट मैं पूरा फ्रेम करूंगा, फिर मैं कंटेंट बनाना शुरू करूंगा। और जैसे ही कंटेंट बन जाएगा तो 5-6 मई से आपका थर्ड और फोर्थ वीक कंबाइंड चलेगा अब लेक्चर में, और हम 6-7 डेज में पूरा फिनिश कर देंगे थर्ड एंड फोर्थ वीक को, और फिर हमारा अप्रैल पूरा फिनिश हो जाएगा, हमारा पूरा अप्रैल फिनिश हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे मई, और मई को भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी कवर करें, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पर, अब कंफ्यूज मत होना और रिवीजन करना शुरू करो, क्योंकि मैं तो करवाता रहूंगा, मेरा तो काम करवाना है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम सिखाना है आपको, मेरा काम आपको बेस्ट कंटेंट देना है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका जो ये कंपाइलेशन है ना करंट अफेयर्स का, ये बढ़ता चले जाएगा। अभी अप्रैल सेकंड वीक फिनिश हो गया, फिर थर्ड फोर्थ एक साथ हो जाएगा, तो एक महीना आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका मई शुरू हो जाएगा, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त भी खत्म हो जाएगा आपका। तो जब आपके 3-4 महीने के पूरे कंपाइलेशन फिनिश हो जाएंगे, और अगर आपने अभी से रिवीजन करना शुरू नहीं किया बार 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 बार, 4 बार 5 बार 6 बार या 8 बार 10 बार, तो फिर आपको मेंस में हर एक एग्जाम में इश्यू आएगा। तो 5 से 6 महीने की करंट अफेयर्स, मेरी बात सुनो, 5 to 6 months की करंट अफेयर्स अच्छे से याद कर लो, जो मैं करवा रहा हूँ, आपके टॉपर्स में मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है मेरी, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपसे, आपके टॉपर्स में मार्क्स आएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, आपको कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन करना है हर एक नोट्स का, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, इसको रिवीजन करो बार 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 बार, हर एक डेटा को याद करो। और एक करंट अफेयर्स की वीडियो में कल या परसों लेके आता हूँ कि डेटा को कैसे याद करना है, जो डिजिट्स वगैरह होती है ना, ये सब डिजिट्स, रैंक, इनको कैसे याद करना होता है, वो सब मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और वो फॉलो करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में कि क्या डेटा था, क्या बजट था, कौन सा एडिशन था, कितने इंडिकेटर्स थे, कौन से स्टेट्स थे, कौन सी कंट्री थी टॉप पे, क्या रैंक था उनका, क्या इंडेक्स था, हर एक चीज को मैं पूरा कंप्लीटली उधेड़ दूंगा, सो दैट आप उसको समझ पाओ और अच्छे से फॉलो कर पाओ। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं आज के लेक्चर को। और अगर किसी को आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रेटजी देखनी है विद 20+ मार्क्स की लीड कैसे लेनी है, तो जाके देख सकते हो। और करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी आपको मैंने बता रखी है पूरी इन डिटेल, वो भी देख लो। और अगर आप अभी नए हो तो अप्रैल फर्स्ट वीक की जो वीडियोस है उनको रिवीजन करना पहले शुरू करो आप, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, दोनों को ज्वाइन कर लो, दोनों को। इसमें डिस्कशन के लिए कोई भी डाउट होता है तो स्टूडेंट से या मेरे से आप पूछ सकते हो। और ये चैनल के लिए जहाँ पर आपको पीडीएफ वीडियोस और जो भी स्केड्यूल होगा, जो भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो @RightApproach_YouTube सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप आपको काफी खुशी मिली होगी, हमारा अप्रैल सेकंड वीक फिनिश हो गया, मुझे भी काफी खुशी हो रही है। और अब हम थर्ड एंड फोर्थ कंबाइंड करेंगे तो काफी प्रेशर होने वाला है, गंदे वाला, करेंगे, कोई नहीं, करना है, ऑफिसर बनना है तो करना पड़ेगा, फाइन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से एफर्ट करेंगे सिंसियरिटी के साथ, और अपनी मेहनत को 2024 में सिलेक्शन में तब्दील करेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करो, लग जाओ पागलों की तरह, पागल बन जाओ एकदम, सोना खाना नहाना सब भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, मतलब करो लेकिन मॉडरेशन में करो, और नींद पूरी लो, और थोड़ा सा वर्कआउट भी करो, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, सो दैट आपका माइंड भी फ्रेश रहे। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज में अप्रैल थर्ड एंड फोर्थ वीक के साथ। अभी के लिए अलविदा करता हूँ, अलविदा लेता हूँ आपसे। सो टेक केयर।